और दोस्तों नमस्कार। शायरी साले लाइव में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा की थी। सो एक छोटा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं इसके बारे में। हम लोगों ने शुरुआत की थी नक्षत्र की डेफिनेशन से कि अभी तक जो नक्षत्र की डेफिनेशन हम लोग मानते हैं, जो चला आ रहा है, तो ऐसा नक्षत्र की डेफिनेशन जैसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी की बात करते हैं या साइंटिफिक कम्युनिटी की बात करते हैं या मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, तो नक्षत्र को लोग कॉन्स्टलेशन समझते हैं, विच इज़ एक्चुअली आर रॉन्ग डेफिनेशन। सो नक्षत्र जो होते हैं वो एक तारामंडल होता है। सॉरी, जिनको हम कॉन्स्टलेशन जिनको हम कहते हैं वो एक तरह का तारामंडल होता है, और नक्षत्र जिसको कहते हैं दैट इज द साइट ऑफ योर मदर प्लैनेट। कि आपका मदर प्लैनेट जैसे जो है या मदर स्टार जो है वो सूरज है, तो आपके ऊपर जो नक्षत्र का प्रभाव पड़ने वाला है डायरेक्टली और सबसे ज़्यादा ये सूरज का प्रभाव पड़ने वाला है। सो सूर्य आपको अपने एक स्पिन के दौरान आपके ग्रह को, आपकी पृथ्वी को 27 बार या 27.5 बार देख सकता है। सो इस तरह से हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि सन से जो अर्थ को डेज मिलते हैं, नंबर ऑफ डेज, वो 27.7778 डेज होते हैं। इसमें एक सोलर शिफ्ट आता है जिसको हम एक रेड शिफ्ट कह सकते हैं सोलर एटमॉस्फेयर का। उसका टाइम कोएफिशिएंट जो होता है वो होता है 1.08। सो दिस इज हाउ 27.7778 में जब आप 1.08 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 30 डेज का टाइम, एक अप्रॉक्स इन अ मंथ आपको मिलता है। इसके अलावा आपको इस तरह से जब आप साल के दिन देखेंगे तो सूरज से जो मिलने वाले दिन हैं वो आपके साल के दिन हो जाते हैं अराउंड 333.333। सिंपली आपने 27.7778 को 12 मंथ से मल्टीप्लाई किया। जब आप इसको फर्दर 333.333 को 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सन और उसके सोलर एटमॉस्फेयर से मिलने वाला जो टाइम आता है वो आता है 360 डेज इन अ ईयर। मून को जब हम उसकी रेड शिफ्ट काउंट करते हैं तो जो साइड रियल डे में और 24 आवर्स में जो एक डिफरेंस होता है, आई थिंक 3 मिनट 55 सेकेंड 55.9 सेकेंड का जो डिफरेंस आता है, अगर हम इस डिफरेंस को साल भर के लिए जोड़ते हैं 365.2421 दिन के लिए, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट साइड रियल डे आता है जो हमें मून से मिलता है। 4.244 डेज जो बचते हैं वो हमें मरकरी और वीनस से मिलते हैं। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि 108 का क्या इंपॉर्टेंस है, या अगर अर्थ का डाया और डिस्टेंस का जो रेशियो है, अगर वो हमारा 109 आता है तो वो किस वजह से आता है। मीन्स अगर टाइम कोएफिशिएंट टाइम के साथ में चेंज होता है तो ये डिस्टेंस, ये डाया और सूरज से जो डिस्टेंस का जो रेशियो है ये अपने आप ही उसके अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। सो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो अर्थ का यूनिवर्सल टाइम काउंट जो है वो सन से जो हमें टाइम मिलता है 333.333 डेज, इसको हम सिर्फ उसी तरह से काउंट करेंगे क्योंकि दोज आर दी एक्चुअल नक्षत्रास ऑफ सन। इसके अलावा हम लोगों ने युगों पे भी बहुत छोटी सी चर्चा की थी कि जिस तरह से 1.08 का टाइम कोएफिशिएंट सोलर एटमॉस्फेयर का काम करता है, अगर हम विष्णु पुराण या किसी भी पुराण में देखे गए 1200 दिव्य वर्षों के कलयुग को मानेंगे तो उसका एक्चुअल जो अर्थ टाइम होगा वो कैसे आएगा। सो दिव्य वर्ष मतलब जो प्रकाश से काउंट किया गया वर्ष है, मीन्स आपने सूरज पर बैठकर जिसको काउंट किया है वो 1200 दिव्य वर्ष है। जब इसको हम अर्थ डेज में या अर्थ ईयर्स में काउंट करेंगे तो 1.08 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सो इट कम्स टू अराउंड 1296 ईयर्स। ये हमारा कलयुग का टाइम है। द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये 2 गुना 3 गुना और 4 गुना होता जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज ऑलरेडी रिटन इन सम वेदास एंड पुराणास, या जो एंशिएंट लिटरेचर है। स्पेसिफिकली मैं कहूँ, अगर मैंने कोई रेफरेंस इसके बारे में लिया है तो वो आपका विष्णु पुराण से लिया गया रेफरेंस है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 12,000 सालों का एक महायुग या चतुर्युग होता है और ये 1200 सालों का एक कलयुग होता है। सो इस तरह से हम लोगों ने एक रेफरेंस लेके टाइम को शुरू किया। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात क्या है, हम लोगों ने जो काउंट किया था कि अगर हम लोग इसको एक आइडियल सिचुएशन मान के चलते हैं कि भाई 1296 ईयर्स का कलयुग होता है और ये बैलेंस साइकिल है, मीन्स जो इधर से हो रहा है वो इस साइड भी गैलेक्टिक साइकिल में होगा। जब हम ये मान के चलते हैं तो हमारा जो टोटल टाइम काउंट आता है वो आता है अराउंड 2592 साल। ठीक है। इसके अलावा जब हम इसको फर्दर बाइफरकेट करने की कोशिश करते हैं तो 26,100 सालों का भी एक टाइम काउंट आता है, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, जिसको हम लोग आगे आने वाले टाइम में
इम्बैलेंस टाइम साइकिल में देखेंगे जब हम इसको इम्बैलेंस करेंगे। इम्बैलेंस क्यों ज़रूरी है ये भी जान लेते हैं। हालांकि आज हम लोग इम्बैलेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। इम्बैलेंस ऐसे ज़रूरी है कि जब भी आप एक साल में एक साल पूरा गुजारते हैं तो आपके पास 4 मोटे मोटे सीजन्स आते हैं। सर्दियाँ आती हैं, गर्मी आती हैं, एक साइड ऑटम आता है, एक साइड बारिश आते हैं। आपको ये पता होगा कि ये चारों सीजन जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सूरज के चारों तरफ जाने के टाइम पर हमारे पास चारों कोनों पर अलग अलग सीजन्स होते हैं। सो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो पोजीशनिंग है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है, वहाँ पे सन से आपका जो डिस्टेंस है वो हर वक्त अलग अलग होता है। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो 30 दिनों के बाद में जो मरकरी वीनस का इफेक्ट होता है या मून का इफेक्ट होता है वो भी सन की ग्रेविटी पर बेस्ड होता है। और इस वजह से किसी महीने में हमें 28 दिन मिलते हैं, किसी में 30 दिन मिलते हैं, किसी में 31 दिन मिलते हैं। सो इन चीज़ों के भी बहुत सारे साइंटिफिक मतलब होते हैं। अगर इन चीज़ों को आप कैलकुलेट करेंगे तो आप एक्चुअली में सन के सरफेस को जान पाएंगे कि उसके सरफेस पर कहाँ पर कितने बड़े गड्ढे हैं, कहाँ पर कितने ऊंचे पहाड़ हैं, ये भी आप निकाल सकते हैं। सो इनको हम और डिटेल में ले जाते हैं। आज हम लोग बैलेंस साइकिल की ही बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे युगास की जो थ्योरी है उसके एग्जैक्टली सही कैलकुलेशंस बैलेंस साइकिल के लिए क्या होने चाहिए। इसके अलावा जो सूर्य पुराण में हमारा जो टोटल यूनिवर्सल टाइम साइकिल दिया गया है जिसमें हम लोग कहते हैं कि 311.04 ट्रिलियन ईयर्स का वो साइकिल होता है। सो हम लोग उसको भी पता करेंगे कि वो कैसे निकाला गया और उसमें क्या कमियां थी, क्या एजम्पशंस लिए गए थे और उसकी करेक्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करने पर क्यों नहीं मिल रही है। सो हम उसकी करेक्ट वैल्यू को भी आज निकालेंगे। दुनिया में ये पहली बार है कि जब आपको टाइम के एक्यूरेट कैलकुलेशंस दिए जा रहे हैं जिससे आप भविष्य में पूरे इतिहास को दोबारा से सही तरीके से लिख पाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग इसको शुरू करते हैं आज युगा थ्योरी से। युगा थ्योरी पर आगे बढ़ने के बाद हम लोग इसमें ब्रह्मांड की भी बात करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम लोग इसमें कि पिछला जो वीडियो था वो किस तरह से इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ये बेसिक टाइम कैलकुलेशंस थे अर्थ के और साइंटिस्ट के अलावा अगर किसी के ये काम का था बहुत ज़्यादा तो वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या आम जनता है जिनको ये पता करना है, जिनको ये इंटरेस्ट है कि भाई हमारा जो ब्रह्मांड है वो काम कैसे करता है। सो स्पेसिफिकली न्यूमरोलॉजिस्ट या आपके जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो हमेशा मून की गति को, मून के मूवमेंट को ही काउंट करते हैं, मूव कैसे कर रहे हैं मून, और उसके हिसाब से वो लोग नक्षत्रों को बनाते हैं। सो जब भी आप न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में काम कर रहे हैं आपका महीना कितने दिन का होता है ये आप डिसाइड करते हैं मून के मोशन के बेस पर। एक्चुअली में आपके जो नक्षत्र होते हैं वो 27.77778 होता है, ना इससे एक पॉइंट भी कम होता है ना इससे एक पॉइंट भी ज़्यादा होता है। सो अगर आप लोग छोटे लेवल पे किसी भी घटना को काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी भी घटना की इंटेंसिटी पता करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका टाइम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सपोज आपका जो महीना है वो 31 दिन का है एग्जैक्टली, या आपका मून जो है वो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा पर अगर 30 दिन में या 31 दिन में जाता है उसको आप एग्जैक्टली 27.7778 से डिवाइड कर दीजिए। इसको डिवाइड करने के बाद आपकी जो एक दिन की लेंथ होगी जो आपकी घड़ी के अकॉर्डिंग 24 घंटे का होना चाहिए, ये 24 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और उसके हिसाब से आप घंटे मिनट सब कुछ काउंट कर सकते हैं। आपकी जो भी घटनाएं हैं, जो भी आपकी भविष्यवाणियाँ हैं वो आपने जितना प्रिसाइजली की हैं ये इससे ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देगा। अगर आपको घंटे और मिनट की भी मिस्टेक निकालनी है तो ये उसको भी सही करके देगा। सो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं योगा थ्योरी को, उसमें क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयाँ थी, कहाँ हम और सही कर सकते थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो अभी तक हमें नहीं पता है कि जो बेसिकली उसका डेटा है, जो 2592 ईयर्स का डेटा आता है आपका कॉन्स्टलेशन साइकिल्स का जो डेटा है या 26,000 साइकिल का माना जाता है, वो क्यों आता है, कैसे आता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो 4,32,000 साल का जो फिगर है वो कैसे आया, जो हमने लास्ट वीडियो में भी बहुत छोटा सा डिस्कस किया था, यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में ब्रह्मांड के समय में क्या कैलकुलेशंस हैं, वहाँ पे क्या गलतियाँ हैं, वो डिस्कस करेंगे।
आज की वीडियो में, जैसे पिछले वीडियो में हमने 108 की बात की थी, हम लोगों ने 786 की बात की थी, 333 की बात की थी। आज की वीडियो में हम लोग एक और नंबर डिस्कस करने वाले हैं, वो है 1008। अगर 108 एग्जिस्ट करता है तो 1008 भी एग्जिस्ट करता होगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अब आप जान गए हैं कि भाई 108 का मतलब क्या होता है। यू लिटरली डिजर्व टू यूज दिस प्रीफिक्स और सफिक्स इन योर नेम। कायदा ये कहता है कि अगर आपको इस विश्व की जानकारी है, अपने सोलर सिस्टम की जानकारी है, तो आप 108 की उपाधि यूज कर सकते हैं। दूसरा एक जो कथन है हमारे पुराणों में, वो ये है कि अगर आपको 1008 की आपको उपाधि यूज करनी है, अपने नाम में यूज करना है या शंकराचार्य बनना है, तो उसके लिए आपको ब्रह्मांड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ब्रह्मांड की जानकारी इस वीडियो के बाद में आपको हो जाएगी। इस वीडियो के बाद में आपको पता होगा कि 1008 का सही मतलब क्या होता है, और उसके बाद आप भी अपने नाम में यूज कर लेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं योगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है सीक्वेंस ऑफ युगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बाईं तरफ नीचे की तरफ कलयुग आपको दिखेगा, उसके बाद में द्वापर युग है जहाँ आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, फिर त्रेता युग आता है, फिर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आता है जो सतयुग है, फिफ्थ क्वाड्रेंट आपका फिर से सतयुग है जो ऊपर की तरफ है, उसके बाद फिर त्रेता युग, फिर आपका द्वापर युग और फिर आपका कलयुग। इस तरह से 8 युगों को मिला के हमारा गैलेक्टिक साइकिल, जो गैलेक्टिक सेंटर है, उसके चारों तरफ का एक साइकिल आपका कंप्लीट होता है। और इसमें आप गौर करेंगे कि अभी जैसे मैंने लिखा हुआ है कि वी आर इन द्वापर युगा, जो 2340 में ख़त्म हो रहा है। आने वाले टाइम में जब हम लोग इम्बैलेंस को डिस्कस करेंगे, तब हम लोग इस बात को समझेंगे कि 2340 में ही द्वापर युग क्यों ख़त्म होना चाहिए, और जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आपकी होती हैं, जो डिसास्टर्स आते हैं, क्योंकि अगर 2340 में ये ख़त्म हो रहा है तो जो 300-400 सालों का ट्रांजिशन पीरियड है वो शुरू हो जाना चाहिए। 2019 के बाद में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ट्रांजिशन पीरियड शुरू हो चुका है, बट ये 10 सालों का या 20 सालों का नहीं होता, इसमें सैकड़ों साल लग जाते हैं। रिफॉर्मेशन होता है, पोल्स आपके शिफ्ट होते हैं, आपकी पूरी बर्फ़ पिघलती है, आपका एक ग्रेट फ्लड आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक बेसिक साइकिल है जो बैलेंस के लिए बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने एजम्पशंस ना लेके, हम लोगों ने जो हमारी थियरीज़ हैं, जो हमारी स्पिरिचुअल थियरीज़ हैं या पुराना एंशियंट लिटरेचर है, उसके हिसाब से बैलेंस साइकिल ही बनाया है। इट लुक्स लाइक कि जो नीचे वाला सतयुग है ऊपर वाले सतयुग के बराबर है। इट लुक्स लाइक कि नीचे वाला जो कलयुग है ऊपर वाले कलयुग के बराबर है। बैलेंस साइकिल के लिए जब हम ये कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास जो 1296 सालों को अगर हम इसको सही सीक्वेंस में 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके सारे युगों के सीक्वेंस में जोड़ेंगे तो ये 25,920 सालों का फिगर आता है, जो हमारा कॉन्स्टलेशन साइकिल पीरियड भी होता है। इक्विनॉक्सेस का जो साइकिल होता है उसको भी यही टाइम दिया गया है, करीब 26,000 सालों का। और ये क्यों दिया गया है इसको हम लोग आने वाले दिनों के वीडियो में समझेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं युगों के फर्दर कैलकुलेशंस की तरफ, जिसमें हम लोग मनवंतर और कल्पा और उसके बाद में ब्रह्मांड के केंद्र के बारे में भी बात करेंगे। 1200 सालों में हमने सिर्फ सिंपल सा इतना किया था कि ये दिव्य वर्षों की गणना थी। दिव्य वर्षों की जब हम बात करते हैं तो ये सूरज से होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर दिव्य ज्योति किसी को कहते हैं, किसी का ऑरा अगर होता है, किसी की बॉडी से अगर प्रकाश निकलता है, तो सर्वशक्तिमान जिसको माना गया है वो सूर्य है। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर ये इतने ज़्यादा बैलेंस वाली जो गणनाएं दी गई हैं, जिसमें अर्थ टाइम को कैलकुलेट नहीं किया गया है, ये प्रैक्टिकली तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप सन पर बैठ के पृथ्वी को ना देखें। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सारे कैलकुलेशन सन पर बैठकर किसी ने दिए हैं। इसको अगर हम अर्थ टाइम में कन्वर्ट करते हैं 1.08 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 मल्टीप्लाइड बाई 1.08 जब करेंगे तो ये आता है 1296 साल, 1.08 से गुणा करने के बाद 1296 साल आपका जो हो गया वो कलयुग का समय हो गया। द्वापर की अगर हम बात करते हैं तो 1296 गुणा 2 मतलब 2592 साल हुआ। त्रेता युग की अगर हम बात करते हैं तो ये 3888 साल होता है, और अगर हम सतयुग की बात करते हैं तो ये 5184 साल होता है। ये अभी भी हम सिर्फ बैलेंस की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी तक हमने इम्बैलेंस की कोई बात नहीं की है।
जब आप इन सभी का योग करेंगे तो ये आपको चारों योग जो मिला के मिलेंगे, ये आपके 12,960 अर्थ ईयर्स हो जाते हैं। मतलब पृथ्वी पर जो आप कैलेंडर में मापते हैं ये वो वाले साल हो जाते हैं। अगर आप दूसरे रेवोल्यूशन को भी देखेंगे तो ये ठीक इसका डबल हो जाता है। 12,960 का डबल होगा 25,920 साल। ये आपका एक बैलेंस गैलेक्टिक साइकिल अगर आप बनाओगे, मतलब आपका पूरा का पूरा सौर मंडल, सोलर सिस्टम जब गैलेक्सी के चारों तरफ चलता है तो ये 25,920 साल का समय इसको लेना चाहिए। ये बैलेंस के लिए सही है। ये वो समय है जो मोटे मोटे एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू 25,900 से लेके 26,100 तक नजर आएगी। यानी ये बैलेंस साइकिल है। 26,000 की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू साइंटिस्ट को भी दिखाई देती है, जो आपका कॉन्स्टलेशन का साइकिल होता है। कॉन्स्टलेशन साइकिल जो है आपका, कॉन्स्टलेशन जो है वो 26,000 सालों में एक अपना चक्कर पूरा करते हैं। ये हमारे गैलेक्टिक साइकिल से क्यों मैच होना चाहिए, इसके लिए हम लोग कभी डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे जब हम लोग लॉजिक्स पर जाएंगे। अभी हम लोग टाइम कैलकुलेशन कर रहे हैं और इन टाइम कैलकुलेशन में हम लोग गणित की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं इससे आगे। अब हमने जो अभी तक समय निकाला वो अभी तक वर्षों में निकाला। सो हम अगर इसको ऐसे मानना चाहें कि हमें नक्षत्र में इसको निकालना है, सो 1200 सालों का आपका एक कलयुग होता है दिव्य वर्षों का। अगर इसको अर्थ ईयर्स में हमने काउंट किया तो ये 1296 साल होते हैं। बट बहुत सारी थ्योरीज ऐसी चलती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि 4,32,000 साल का एक कलयुग होता है, विच इज़ रॉन्ग। मैं कहता हूँ कि इसको ये गलत है। इसका मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि 1296 साल जो आ रहे हैं वो विष्णु पुराण के रेफरेंस से आ रहे हैं और हमने उसमें 1.08 का टाइम कोफिशिएंट भी यूज किया है उसको अर्थ टाइम बनाने के लिए, विच इज एप्लीकेबल इन दी सोलर सिस्टम। इसको करने के बाद अगर हम ये काउंट करते हैं कि सूर्य से कितने नक्षत्र हमें एक कलयुग में मिलने चाहिए, मैं सूर्य पर बैठकर ये गणनाएं कर रहा हूँ, तो मुझे सूर्य से जो भी दिखाई देगा मैं वही बताऊंगा। सो अगर सूर्य पर बैठकर मैं इसको देखता हूँ तो 1296 साल आपके जो होते हैं, 1296 सालों को मैं कितने नक्षत्रों में गुणा करूंगा, 333.333। ये वो नक्षत्र हैं जो सूर्य से हमें एक साल में मिल रहे थे। 1200 में हम 1.08 का गुणा पहले ही कर चुके हैं। सो आप इसको 333.333 दिन को 1296 में जब गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक कलयुग में जो टोटल नक्षत्र होने चाहिए जो सूर्य से हमें मिलते हैं वो 4,32,000 होते हैं। आप इसके लिए कैलकुलेटर लेके अपने साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि आज हम जो भी गणनाएं करने वाले हैं, इवन एंटायर टाइम डायलेशन के वीडियो में हम जो भी बातें करेंगे वो सारी गणित में होंगी। सो वीडियो देखते हुए अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठेंगे आपके लिए आसानी रहेगी। सो 4,32,000 साल का नक्षत्रों का हमारे पास एक कलयुग हो गया। अगर हम द्वापर की बात करते हैं तो ये जाएगा 8,64,000 नक्षत्र। ऑब्वियसली ये वर्षों की संख्या नहीं है। इसके बाद जब हम त्रेता युग की बात करते हैं तो त्रेता युग जाता है अराउंड 12,96,000 सालों सॉरी नक्षत्रों का। मेरी भी आदत खराब हो गई है। इसके अलावा जब हम सतयुग की बात करते हैं तो सतयुग जाता है 17,28,000 नक्षत्रों का, ना कि वर्षों का। सो इस तरह से हमारे बेसिक कैलकुलेशंस आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं एक चतुर्युग की, नक्षत्रों के उसमें बात करेंगे तो 4,32,000 का ठीक 10 गुना हो जाएगा। 1+2+3+4 का रेशियो, ये 10 गुना हो जाता है। सो हमारा जो एक महायुग आएगा वो आएगा अराउंड 43,20,000 सालों का। जब हम इसकी बात करते हैं कि हमारा जो पूरा रेवोल्यूशन है, मीन्स आधा महायुग इधर हुआ और आधा महायुग इधर हुआ, जब हम इनकी बात करते हैं तो टोटल रेवोल्यूशन टाइम एक जो आता है, जो गैलेक्टिक साइकिल के चारों तरफ हमारा सोलर सिस्टम जो चक्कर लगाता है उसका जो समय आता है वो होता है अराउंड 86,40,000 नक्षत्रों के आसपास होता है। इसमें जब हम आगे देखते हैं तो आगे ये आपके सोलर सिस्टम के गैलेक्टिक साइकिल के चारों तरफ के कैलकुलेशंस हो गए। अब जो गैलेक्टिक साइकिल हमारा होता है जिसको हम आकाश गंगा का केंद्र कहते हैं, वो भी शांति से बैठा नहीं है, वो भी अपनी एक धुरी पर चल रहा है। बहुत सारे ऐसे सोलर सिस्टम्स को संभाले हुए जैसा कि हमारा है, ये किसी और बॉडी के चक्कर लगाता है।
वो एक बॉडी जिसको मैं बृहद सन कहता हूँ। बृहद सन क्यों? क्योंकि जो आपका गैलेक्टिक सेंटर है वो एक डार्क बॉडी है, वहाँ पर जो रेडिएशंस होते हैं वो डार्क रेडिएशंस हैं। बेसिकली जैसे हमारी अर्थ होती है, जैसे हमारा सूरज होता है, वो थर्मल एनर्जी को चारों तरफ रिलीज करता है सोलर फ्लेयर की वजह से, इसी तरह से जो आपका गैलेक्टिक सेंटर है वो डार्क एनर्जी को रिलीज करता है। डार्क एनर्जी को पूरी की पूरी गैलेक्टिक स्पेस में वो फैलाता है। सो अगर हम इसको कंसीडर करें कि गैलेक्टिक साइकिल अगर चल रहा है या आपका गैलेक्टिक सेंटर जो है वो डार्क एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, मीन्स ये एक सन की तरह काम कर रहा है। और सन की तरह काम कर रहा है तो ये जैसे सन थर्मल एनर्जी देता है वैसे ही गैलेक्टिक सेंटर आपको डार्क एनर्जी देता है। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि सन अगर मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट पर, तो आपका जो गैलेक्टिक सेंटर है वो भी एक ऑर्बिट पर मूव कर रहा होगा। वो जिसके चारों तरफ मूव कर रहा है दैट इज गोइंग टू बी दी ग्रेट सन। ये हमारे सन की तरह की एक बॉडी है जिससे थर्मल एनर्जी निकलती है और जो आकार में आपके गैलेक्टिक सेंटर से भी शायद करोड़ों गुना बड़ा होगा। उसके जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें एक चीज़ पता चलती है जो एंशिएंट लिटरेचर में आपको दी हुई है, दैट इज अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड मनवंतर। मनवंतर की अवधारणा ये कहती है कि जो हमारे पास सूर्य पुराण से रिकॉर्ड हैं, जिसमें आपको संधियां या ट्रांजिशन पीरियड भी दिया गया है, वहाँ पे ये कहा जाता है कि ये 71 आपके जो महायुग होते हैं उनको मिलाने के बाद में एक मनवंतर बनता है, प्लस कुछ संधि काल आता है। तो ये संधि काल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए हम लोग एक बार पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर में एक आइडिया हो जाएगा हमें कि संधि काल को यूज़ कैसे किया गया है। दोस्तों, ये जो चित्र हम लोग देख रहे हैं इसमें लाइफ ऑफ ब्रह्मा के बारे में दिया गया है। इसका जो ओरिजिनल प्रेजेंटेशन है ये सूर्य पुराण में दिया गया था। कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से मैंने एक नॉर्मल सा चित्र लिया है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लाइफ ऑफ ब्रह्मा है या यूनिवर्सल जो लाइफ है उसको 311.04 ट्रिलियन ईयर्स का दिखाया गया है, विच इज़ इक्वलेंट टू 36,000 कल्पास, डेज ऑफ ब्रह्मा। सो इन्होंने 36,000 कैसे लिया कि 360 दिन होते हैं ब्रह्मा के हर साल में और 100 सालों की ज़िंदगी होती है। सो ये 36,000 कल्पास लिया गया है। यहाँ पर डेज़ को भी लिया गया है और नंबर ऑफ़ नाइट्स को भी लिया गया है, मतलब 72,000 कल्पास होंगे। या अगर कल्पा डे नाइट की मैं बात करूँ तो ये 36,000 होंगे। इसके अलावा उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर मनवंतर के कैलकुलेशंस दिए गए हैं, जिसमें इन्होंने 15 संधि काल जोड़े हैं और 14 मनवंतर इन्होंने लिए हैं, जो कि गलत है। मेरे ख्याल से ये 14 मनवंतर डेज एंड 14 मनवंतर नाइट होना चाहिए। इस तरह से ये 28 मनवंतर मिला के एक कल्पा बनेगा, जो ऊपर जिस तरह से दिया गया है। मनवंतर का जो कैलकुलेशन है कल्प के लिए जो दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है 71 दिव्य योगास, मतलब आपका जो चतुर्युगा होगा वो 71 होंगे और उसके अगल बगल दोनों साइड एक संधि काल होगा जो कि 1.728 मिलियन ईयर्स का दिया हुआ है। सो इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि संधि काल क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्यों एग्जिस्ट नहीं करता और किस वजह से मिस्टेक्स आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो दिव्य योगा के जो आपके कैलकुलेशंस बताए हुए हैं, दिव्य योगा कहा जाता है 4.32 मिलियन ईयर्स को, जिसको 4 योगा हम लोग कहते हैं। इसके अलावा सतयुग जो है आपका वो 1.728 मिलियन ईयर्स का दिया हुआ है, त्रेता युग 1.296 मिलियन ईयर्स, द्वापर युगा 864,000 ईयर्स, कलयुगा इज़ 432,000 ईयर्स। सो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ये फिगर्स वही हैं जिन पे अभी तक हम पहुँचे हैं, बट इन कैलकुलेशंस को अगर आप आगे लीड करते हैं तो आई एम श्योर कि आप 311.04 के फिगर तक नहीं पहुँचेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग घर पर बैठकर इन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं तो उसमें आप और भी ज़्यादा पक्के हो जाएंगे। सो अगर आप इनको करते हैं तो आपकी मास्टरशिप इसमें हो जाती है और आप दूसरों को भी इसको सिखा सकते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत सारे संधि काल देखे, अलग अलग युगों के खत्म होने के बाद भी हमने संधि काल देखे, मनवंतर के खत्म होने के बाद भी संधि काल देखे। उससे ऊपर एक आता है कल्प, जिसके लिए भी हमने संधि काल देखा। और आखिरी में हमारा जो कैलकुलेशन आता है यूनिवर्सल टाइम का वो आता है 311.04 ट्रिलियन ईयर्स। सो
आप अगर इनको सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, कितने भी कैलकुलेशंस आप कर लेंगे, आपको ये फाइनल फिगर नहीं मिलेगा। मैं आपको एक राज की बात भी बताता हूँ कि इससे रिलेटेड आप जितनी भी साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक और स्पिरिचुअल रिपोर्ट्स भी देखेंगे, उसमें कई लोगों ने, किसी ने 1000 वर्षों का कुछ मान लिया, किसी ने कुछ और मान लिया, किसी ने कोई और एजम्पशन लिया, बट उन्होंने इस फिगर तक पहुंचने की कोशिश की है, बट परफेक्शन उनको नहीं मिल पाया। सो हम जब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, सो इट हैज़ टू बी 100% एक्यूरेट, इट हैज़ टू बी 100% परफेक्ट। इसमें गलती होने की चांसेस नहीं है। हम यहाँ लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, हम सीधे मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। सो आज हम लोग उस फिगर पर पहुंचने वाले हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे कि मनवांतर क्या होता है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो सूरज हमें सूरज की रोशनी देता है। इस तरह से किसी भी सोलर सिस्टम को सरवाइव करने के लिए डार्क एनर्जी की ज़रूरत होती है उसके चारों तरफ गैलेक्टिक स्पेस में। जो डार्क एनर्जी हमें गैलेक्टिक सेंटर से मिलती है। यहाँ से सूरज जो होता है वो अनवरत चलता रहता है। जो पृथ्वी में चेंजेस आते हैं या ट्रांजिशन पीरियड आता है, उसको हम लोग अलग से एज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइम जो होता है, ये जो सतत प्रक्रिया चल रही होती है, इसका ही पार्ट होता है। हम लोग करीब 1000 माइल पर आवर की स्पीड से स्पेस में चल रहे हैं। अगर मैं पृथ्वी की बात करूँ, अगर इसको मैं 10, 20, 30, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी घटा देता हूँ एकदम से, तो जो जर्क लगेगा उसमें पृथ्वी का सारा वायुमंडल, सारे ह्यूमन्स, हमारी सारी बिल्डिंग्स, ये सब कुछ उखड़ के हवा में, स्पेस में चले जाएंगे। सो प्रैक्टिकली स्पीड चेंज करना, अर्थ की स्पिन स्पीड या अर्थ की जो आपकी लीनियर स्पीड है उसको चेंज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर संधि नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जैसा कि आपने पिक्चर में देखा था कि वहाँ पे 71 मनवंतर्स की बात की गई थी, और इसके अलावा एक बात और की गई थी कि वहाँ पे कोई संधि काल होना चाहिए। हम ऐसी किसी बात पर बिलीव नहीं करते और हम सीधे सीधे कैलकुलेशंस पर जाते हैं। कि पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी साइकिल बैलेंस्ड है और आप उसको 2 महायुगों को मिला के एक रेवोल्यूशन बना रहे हो, मीन्स आप रात्रि और दिन को मिला के एक पूरा चक्कर बना रहे हो, जो आपकी पृथ्वी के साथ भी होता है। तो कोई भी डेटा, कोई भी फिगर, कोई भी गुणांक अनइवन नहीं हो सकता, क्योंकि अनइवन जब भी आएगा, इम्बैलेंस इतना ज़्यादा होगा कि आपको सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होगा। सो आप सीधा सीधा ये मान के चलिए कि एक मनवांतर जो होता है वो या तो 72 महायुग के बराबर होगा या फिर 36 रेवोल्यूशन के बराबर होगा। आपका एक महायुग जो था वो आधे रेवोल्यूशन के बराबर था। पूरा करने के लिए 2 महायुग आप उसको लेते हैं। सो मनवंतर में हम लोग जो कैलकुलेशन लेके चलेंगे वो 72 महायुगों का लेके चलेंगे, और 72 महायुगों में जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो आई जस्ट लुक इनटू द फिगर। हमारा जो एक मनवंतर जो आ रहा है, दैट इज 36 मल्टीप्लाइड बाई आपका एक रेवोल्यूशन के पीरियड, मीन्स आपका जो 86,40,000 नक्षत्र है उससे आप 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो एक मनवंतर का फिगर आता है दैट इज 31,10,40,000 नक्षत्रास। इतना आपका एक मनवंतर की वैल्यू है। और एक मनवंतर क्या होता है आपका 36 टाइम्स ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ सन अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर। इसके बाद में जब हम गैलेक्टिक सेंटर का पता करते हैं तो ये भी किसी के चक्कर लगा रहा होता है, जिसको हम बृहद सन कहते हैं, या आपके यहाँ जो पुराने लिटरेचर में उसको कल्पा कहा गया है। उसकी प्रॉपर्टीज ऑफकोर्स डिस्क्राइब नहीं की गई हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज़ काइंड ऑफ अ जाइंट सन जिसमें से लाइट निकलती है, थर्मल एनर्जी निकलती है। जब गैलेक्सी उसके चक्कर लगाता है तो उसके करीब 28 चक्कर पूरे करने के बाद में आपका एक कल्प का समय पूरा होता है। हालांकि जो एंशिएंट लिटरेचर में दिया गया है उसमें कई लोगों ने जो अपने अपने कैलकुलेशंस किए हैं, उन्होंने कल्प को एक रात्रि या दिन के बराबर माना है। मेरा मानना ये है कि एक कल्प को एक दिन और रात्रि मिला के होना चाहिए। सो जैसे वो एक कल्प को करीब 14 मनवंतर के बराबर मानते हैं, मेरा मानना है कि ये 14 मनवंतर दिन और 14 मनवंतर रातों के होते हैं। सो ये एक कल्प को हम दिन और रात को अगर लेंगे तो 14 मनवंतर रात के और 14 दिन के, कुल मिला के 28 मनवंतर वहाँ पर काउंट होंगे। जब हम 28 से इसको मनवंतर की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 इंटू 36 इंटू 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू, इट कम्स टू अराउंड 8 अरब 70, बहुत सारी गिनती है यार,
ये आता है 8 अरब 70 करोड़ 91 लाख 20 हजार साल। और ये साल भी नहीं, ये नक्षत्र है। मैं भी इतनी सारी गलतियां कर जाता हूँ। इस फिगर को जब आप कल्प को निकालेंगे, जब आप एक साल निकालेंगे कल्प का, ये कल्प का एक दिन आया जो आपका 8 अरब 70 करोड़ 91 लाख 20 हजार जो नक्षत्रों का समय है, ये कल्प के बराबर है। जब हम इस कल्प का एक साल निकालेंगे, ये ब्रह्मा का एक साल होता है, तो हम इनको 360 दिनों से मल्टीप्लाई करेंगे। और 360 दिनों से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये जो डेटा आता है, ये आता है अराउंड 31 खरब 35 अरब 28 करोड़ 32 लाख साल के आसपास का। जब हम 100 सालों की ब्रह्मा की लाइफ निकालते हैं या यूनिवर्सल लाइफ निकालते हैं, तो ये जो डेटा आता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं आपको नंबर्स काउंट करके बता देता हूँ। दिस इज 31352832000000 एंड 0। ये फिगर भी अगर आप देखेंगे तो 3135, दिस इज नॉट 31104, राइट। ये फिगर हमारा तब आता है जब हमने ये मान के चला है कि यहाँ पर कोई भी संधि काल नहीं होता, कोई भी ट्रांजिशन फेज नहीं होता है। दुनिया में आज तक कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी स्पिरिचुअल कम्युनिटी, कोई भी जो लोग भी इन सब चीज़ों के बारे में प्रचार करते हैं, हालांकि ये लोग बहुत प्रचार करते हैं, ये लोग कभी भी 311.04 ट्रिलियन ईयर्स या ट्रिलियन नक्षत्र के फिगर तक नहीं पहुँचे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि आपका जो टाइम कोफिशिएंट है यूनिवर्स का, सेंटर ऑफ यूनिवर्स का, वो यहाँ पर क्या है। अर्थ के टाइम पर हमने देखा था कि सन से हमारे जो टाइम कोफिशिएंट है वो 1.08 है। जब हम सन से बाहर की तरफ निकल रहे थे तो हमने 1.08 से जितनी भी समय की गणनाएं जो हमें सूरज से मिलती थी उनको मल्टीप्लाई किया था। अब हम अगर यूनिवर्स में हैं और यूनिवर्स के अंदर की तरफ जा रहे हैं, मीन्स हम लोग गैलेक्टिक सेंटर से कल्पा सेंटर की तरफ अगर जा रहे हैं, तो यूनिवर्सल टाइम कोफिशिएंट यूज होगा जो होता है 1.008। यस दोस्तों, ये 1008 का वो नंबर है जिसको आदि शंकराचार्य वगैरह अभी तक प्रयोग करते आए हैं, जिनको ये लगता है कि उन्हें ब्रह्मांड का समूचा ज्ञान है। बुक्स पढ़ लेने के बाद में, सारे के सारे शास्त्र रट लेने के बाद में आपको जो ज्ञान मिलता है वो तब तक ज्ञान नहीं होता जब तक आपकी जानकारी की आप पुष्टि नहीं कर लेते, जब तक उसके पीछे के तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष को आप नहीं जान लेते, जब तक आप ये नहीं जान लेते कि ब्रह्मांड काम कैसे करता है और उसकी गणनाएं कैसे की जा सकती हैं, पर उसके बिना भी आप उसको यूज़ करते हैं। सो आज के बाद आप उसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि 1008 का सही मतलब क्या होता है। दोस्तों, हमारे पास जो 31352832 एंड बिलियंस 10 बिलियंस अनदर जीरोस, इनका जो फिगर आया है, इसमें अगर आप सोलर सेंटर से गैलेक्टिक सेंटर की तरफ, गैलेक्टिक सेंटर से कल्पा सेंटर की तरफ, कल्पा सेंटर से यूनिवर्सल सेंटर की तरफ जाते हैं, तो जो टाइम कोशेंट काम करता है वो होता है 1.008। अगर आप इस फिगर को 1.008 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो फिगर आता है उसे आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देखिए। आई होप यू विल बी मेस्मराइज्ड। आपका जो 31352832000000 का फिगर जो है, जब आप इसको 1.008 से डिवाइड करते हैं तो जो आपका टोटल फिगर आता है वो आता है 3110400000000। इट इज एग्जैक्टली 311.04 ट्रिलियन नक्षत्रास। एंड कमाल की बात यह है कि इसके बाद जो बहुत सारे जीरोज आते हैं वो आपके इस फिगर को कंफर्म कर देते हैं कि यहाँ पर फ्रैक्शंस की भी गलती होने की संभावना हम लोगों ने नहीं रखी है। सो दोस्तों, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमने जो टाइम कैलकुलेशंस किए हैं आज, वो सिर्फ एक बैलेंस साइकिल के लिए थे। ये पूरी तरह से सही नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, बट दे आर वेरी क्लोज टू प्रैक्टिकल लाइफ। सो पहली बात तो ये है कि जो हम लोग 4,32,000 साल या 8,64,000 साल, 12,96,000 साल या सतयुग के लिए 17,28,000 साल कहते हैं, इन्हें साल कहना बंद कर दीजिए। ये नंबर ऑफ नक्षत्रास हैं विच आर इम्पॉर्टेड ऑन अर्थ ड्यू टू सन, ओके, और फ्रॉम द सन, इसको इस तरह से कह सकते हैं।
इसके अलावा जब हम इसमें इम्बैलेंस में जाएंगे तो हम उस चीज़ को कंसीडर करेंगे कि अगर साल के 3 महीनों में बारिश होती है तो सूरज के दूसरी साइड उन साल के उन्हीं 3 महीनों में बारिश क्यों नहीं होती, या एक साइड सर्दी तो एक साइड गर्मी क्यों होती, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और जब हम इम्बैलेंस को क्रिएट करेंगे, जब हम इम्बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे, तो आप एक एक दिन एक एक साल की पृथ्वी पर गणना कर सकते हैं। और उसके हिसाब से जब आप यूनिवर्स के टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो फिगर मिलेंगे वो साइंटिफिक फिगर्स होंगे, जो आपकी मॉडर्न साइंस, आपका आधुनिक विज्ञान आज की डेट में प्रैक्टिस करता है। इन सारी कैलकुलेशंस की भी बहुत सारी अपनी उपयोगिता है। इनको भी आप एस्ट्रोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी में जो हम लोग नक्षत्र यूज़ करते हैं वो सन के नक्षत्र यूज़ करते हैं या गैलेक्टिक सेंटर के नक्षत्र यूज़ करते हैं, बट गैलेक्टिक सेंटर्स के भी नक्षत्र होते हैं, वो हर 1 डिग्री पर चेंज होते रहते हैं, उनका भी एक साइकिल होता है। कहीं ना कहीं ये जो समय की गणनाएं हैं ये आपके सोलर सिस्टम से 100%, 101% एक्यूरेटली मैच करती है, जिसकी वजह से हम आने वाले समय की गणना कर पाएंगे। सो वी होप कि फ्यूचर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और वंस वी फिनिश दी टाइमलाइन कैलकुलेशंस जब हम एक बार खत्म कर लेंगे, उसके बाद में साइंटिफिकली हम क्या क्या चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं, दुनिया में क्या बदलाव कर सकते हैं, किस चीज़ को कैसे होना चाहिए, पूरी दुनिया में क्या काम करना चाहिए, वैज्ञानिकों को जब वो अपना कोई खोजी मिशन भेजते हैं तो उनको क्या क्या डेटा कलेक्ट करना चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ पाएंगे, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दुनिया बहुत लंबी है। टाइम के बाद में हम लोग लॉजिक पे आएंगे, हम लोग एनर्जी कैलकुलेशंस पर आएंगे, और उसके बाद में हम लोग काउंट करेंगे पूरे ब्रह्मांड का समय काल। पूरे ब्रह्मांड के समय काल को जब आप एक्यूरेटली काउंट कर पाते हैं तो आप बता पाते हैं कि कब, कौन से वर्ष में या कहाँ पर, किन परिस्थितियों में कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। सो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर कीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं भी आ रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, तो भी आप इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले सकते हैं या जो लोग इन चीज़ों में आगे काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी लॉजिकल क्वेश्चन होता है, इसमें हमारे इस वीडियो के दौरान हमने कोई भी बात या किसी भी बात की चर्चा की हो, कोई भी कैलकुलेशंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप अपना एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मुझे, मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम इस पर कर सकते हैं तो मुझे बताइएगा, क्योंकि फिर मैं डिटेल में आपके साथ इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूँगा। क्योंकि एक बार जब हम लोग हिस्ट्री बदलने पर आएंगे तो आपके पास में पूरी दुनिया की हिस्ट्री पड़ी हुई है, जिसको टाइम कैलकुलेशन के हिसाब से आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा। सो इन चीज़ों को हम लोग करते रहेंगे। मैं आपसे विदा लेता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे टाइम कैलकुलेशन में हम लोग इम्बैलेंस की चर्चा करने वाले हैं। मैं आपकी विदा लेता हूँ। नमस्कार।